हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी हम एक छोटी सी चीज़ दान में देकर भूल जाते हैं, लेकिन लेने वाला उसे हमेशा याद रखता है। इसी तथ्य से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक है अमूल्य दान। गोमती सालों से अपने ससुर के पैतृक घर में रहती आ रही है। थोड़े से खेत हैं, वो बटाई पर दे देती है। उसको खाने भर का निकल आता है। ऊपरी खर्चे के लिए थोड़ा बहुत अनाज बेच देती है। फिर भी सब खर्चे पूरे नहीं हो पाते। गांव में वैसे भी लोग अनाज भाव से कम में ही खरीदते हैं। अब जाड़ा आते ही उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक स्वेटर है। जाड़ा उससे थोड़ा सा ही कम होता है, पर मन को संतोष हो जाता है कि हमने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। सवेरे सवेरे वो पास की नदी में नहाने चली जाती है। कपड़े भी अच्छे पानी में धुल जाते हैं। पास में घना झुरमुट है। कभी कभी वो उन पर कपड़े फैला भी देती है। थोड़ा बहुत सूख भी जाते हैं। आज कुछ देर हो गई थी, इसलिए गोमती जल्दी जल्दी पैर बढ़ा रही थी। अचानक झुरमुट के पास से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी। वो रुक गई थी। पता नहीं कोई जानवर है या चोर डकैत। गोमती ने आवाज़ लगाई थी, कौन है? पहली बार आवाज़ लगाने में कोई जवाब नहीं आया था। गोमती ने दोबारा ज़ोर से आवाज़ लगाई थी। थोड़ी सी खड़खड़ाहट के बाद एक छोटा सा लड़का कांपता हुआ, वो मुंह से अजीब सी आवाज़ निकालता हुआ सामने आकर खड़ा हो गया था। लड़के को ठंड इतनी अधिक लग रही थी कि वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके मुंह से बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं। गोमती ने पास जाकर उसे देखा था तो पहचान लिया था। वो गांव के कुम्हार रमई का छोटा बेटा था। रमई की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। थोड़ा बहुत काम गांव में चलता था, उससे घर अच्छे से नहीं चल पाता था। उस पर 3-3 लड़के। पेट की रोटी मिलती थी तो तन का कपड़ा नहीं मिलता था। लड़के के तन पर सिर्फ एक बनियान थी और छोटी सी पैंट। वो आधा झुका हुआ, कांपता हुआ, मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालता जा रहा था। वो झुरमुट में शायद गर्मी की तलाश कर रहा था। गोमती ने एक क्षण सोचा था, फिर अपने बदन पर पड़ा हुआ एकमात्र स्वेटर उसने उतार कर उस लड़के के बदन पर फेंक दिया था। उसने एक पल की भी देर नहीं की थी और झट से स्वेटर पहन लिया था। अब लड़का शांत होकर खड़ा हो गया था। उसके मुंह से आवाज़ें निकलनी बंद हो गई थीं। उसका कांपना बंद हो गया था। गोमती ने पूछा था, क्या नाम है तेरा बबुआ? उसने धीरे से कहा था, डीठा। गोमती ने मुस्कुरा कर कहा था, कैसा नाम है तेरा? चलो जो भी है, अब घर चला जा, अम्मा ढूंढती होगी। सवेरे सवेरे यहाँ क्यों आ गया? यहाँ तो खुले में और ज़्यादा ठंड है। कोठरी में जगह नहीं थी, उसने धीरे से कहा था। गोमती ने फिर से कहा था, जा अब घर जा। गोमती नहाने चली गई थी। उसे आज देर पर देर होती जा रही थी। अभी पूजा पाठ भी करना है, फिर खाना भी बनाना है। गोमती नहाकर गीले कपड़े हाथ में लेकर जल्दी जल्दी चली आ रही थी। देखा तो डीठा वहीं खड़ा था। उसने फिर कहा था,
तू गया नहीं अभी तक? जा घर जा। गोमती फिर आगे बढ़ गई थी। उसे जल्दी हो रही थी, घर के सब काम पड़े थे। थोड़ी देर बाद गोमती ने फिर मुड़कर देखा था तो देखा था कि डीठा उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। उसने कहा था, मेरे पीछे क्यों आ रहा है? अपने घर जा, आप घर वाले ढूंढते होंगे। गोमती फिर आगे बढ़ गई थी। घर के दरवाजे पहुंचकर गोमती ने फिर एक बार मुड़कर देखा तो डीठा घर के दरवाजे तक आ गया था। वो परेशान हो गई थी। तू जाता क्यों नहीं? बार बार कह रही हूँ फिर भी नहीं गया। जा अपने घर, कहकर गोमती ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। गोमती खुद भी ठंड से कांप रही थी, इसलिए उसने चूल्हा सुलगाकर गुड़ की चाय अदरक डालकर बनाई थी। उसे फिर लड़के का ध्यान आया था। वो बाहर गई थी। वो बाहर वाला दरवाज़ा खोला था। देखा था तो डीठा बाहर चौबारे पर बैठा था। वो माथा पकड़कर बैठ गई थी। हे ईश्वर, वो क्या करे? ये लड़का तो मानता ही नहीं। तभी उसे सामने से नत्थू जाता हुआ दिखाई पड़ा था। उसने नत्थू से कहा था कि वो जाकर रमई कुमार को खबर कर दे कि डीठा यहाँ बैठा है, घर नहीं जा रहा है, आकर उसे ले जाए। रमई आया था। उसने डीठा से घर चलने को कहा था। डीठा ने अपने बाप से साफ साफ कह दिया था कि वो ये डेहरी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मालकिन घर के अंदर नहीं आने देगी तो वो बाहर चौबारे पर पड़ा पड़ा जिंदगी काट देगा। डीठा मालकिन के समझाने पर भी नहीं माना था। अंत में रमई ने कहा था, मालकिन, इसे अपनी डेहरी पर पड़ा रहने दीजिए, 2 रोटी दे दीजिए, आपके 4 काम कर दिया करेगा। गोमती को भी एक सहारा मिल गया था। गोमती ने दोनों बाप बेटे को पहले गुड़ की चाय पिलाई थी। रमई चला गया था। गोमती ने रात की रखी रोटी डीठा को खाने को दे दी थी। भूखा तो होगा ही, जब बदन ढकने को कपड़ा नहीं तो पेट भर खाना रात को भी क्या मिला होगा। डीठा भी गोमती को अब मालकिन की जगह अम्मा कहकर बुलाने लगा था। थोड़े ही दिन में डीठा के चेहरे पर चमक आने लगी थी। गोमती का अतृप्त मातृत्व भी डीठा को खिलाकर तृप्त हो जाता था। कुछ ही दिन में डीठा ने घर बाहर के सारे काम संभाल लिया था। गोमती को भी बहुत आराम मिल जाता था। अब वो बच्चे समय में पंखा, चटाई, कथरी वगैरह बना लेती थी और पास के हाट में डीठा से बिकवा देती थी। 4 पैसे हाथ में आने लगे थे तो उसे डीठा अपनी ज़रूरत लगने लगा था। कुछ समय बाद डीठा खासा गबरू जवान हो गया था और गोमती ने भी अपने खेत बटाई पर देना बंद कर दिया था। अब डीठा ही खेती करने लगा था और डबल अनाज घर में आने लग गया था। गोमती को भी लगता था कि उसके घर डीठा के साथ साथ लक्ष्मी जी भी पधारी हैं। वो डीठा को सचमुच बच्चे जैसा प्यार करने लगी थी। बिना उसे परोसे वे खुद भी खाना नहीं खाती थी। जब तक डीठा खेत से नहीं लौटता था वे रात का खाना भी नहीं खाती थी। दोपहर का खाना डीठा को बांध कर दे देती थी। दोपहर की सब्जी की तारीफ डीठा शाम को घर आकर करता था। कुछ दिन बाद डीठा के लिए रिश्ते आने लगे थे तो गोमती ने रमई को खबर भिजवाई थी कि अब डीठा की लगन वगैरह करे। रमई आया था। उसने डीठा से घर चलने को कहा था तो डीठा ने कहा था, लगन करना है तो करो, नहीं तो न करो, पर मैं एक रात भी वहाँ नहीं रहूँगा। अब ये डेहरी जीते जी नहीं छोड़ूंगा। रमई निराश होकर
लौट गया था। रमई ने गोमती से कहा था, मालकिन अब तुम ही इसको देखो भालो, हमारी तो ये सुनता ही नहीं है। गोमती ने खुद ही देखकर रमई की जाति में ही डीठा की शादी तय कर दी थी। वो रमई को खबर कर दी थी। गोमती के घर से ही डीठा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। रमई का पूरा परिवार भी शादी में यहीं रहा था। डीठा खुश था और खुश थी गोमती भी। परिवार जो बढ़ गया था। कुछ दिनों से गोमती की तबीयत खराब रहने लगी थी। पहले तो उसे लगा था कि शादी ब्याह की थकान है, उतर जाएगी धीरे धीरे, पर जब लंबे समय तक ऐसा ही रहा था तब डीठा वैद्य जी को बुला लाया था। वैद्य जी ने दवाई दी थी। डीठा समय समय पर दवाई लेता रहा था, पर एक रात गोमती सब कुछ छोड़कर चली गई थी। डीठा ने दिन रात सेवा की थी, खेत जाना भी छोड़ दिया था, पर कुछ हाथ नहीं आया था। गोमती ने वैद्य जी के सामने कह दिया था कि खेत घर सब डीठा का है और डीठा ही मुझे आग देगा। सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा गोमती ने चाहा था। डीठा की पत्नी डीठा के पास आकर रहने लगी थी, क्योंकि डीठा ने वो डेहरी छोड़ने से इनकार कर दिया था। डीठा खेत संभालता था, वो पत्नी घर संभाला करती थी। डीठा ने बाहर कमरे में गोमती की फ़ोटो लगा ली थी। वो रोज़ उसकी पूजा करता था। एक दिन डीठा की माँ उसे मिलने को आई थी। उसने ममता की दुहाई दी थी, अपने होने वाले पोते की कसम दी थी, पर डीठा अटल था। उसका कहना था कि इस डेयरी की मालकिन ने उस कपकपाती देह पर अपना इकलौता स्वेटर डालकर उसे ज़िंदगी भर के लिए खरीद लिया। अब इस जन्म में तो वो सिर्फ उनका बेटा, उनका नौकर है। माँ उदास होकर चली गई थी। जाने के पहले बेटे को हिदायत दी थी कि वो बहू का ख्याल रखे, क्योंकि वो बाप बनने वाला है। डीठा भी बहुत खुश था कि अब उसको बापू कहने वाला कोई और आ रहा है। वो पत्नी से नाम सोचने को भी कहता था। पत्नी हंसकर कहती थी कि अपने जैसा ही कोई नाम रख लेना, तो वो हंस पड़ता था, नहीं, अच्छा सा कोई नाम सोचेंगे। कुछ समय बाद डीठा की पत्नी को दर्द शुरू हुआ था, तो उसने अम्मा को खबर कर दी थी। अम्मा आ गई थी, वो सब संभाल लिया था। बेटा हुआ था। अम्मा ने खुश होकर पूछा था, क्या नाम रखेगा रे? तो डीका ने गंभीर होकर कहा था, उसका नाम होगा गुमटू। मालकिन का नाम गोमती था, तो उनके पोते का नाम गुमटू होगा। मेरे बाद वो भी इस डेहरी को ताकेगा। अम्मा चुप होकर रह गई थी। डीका ने जिंदगी भर किसी की नहीं सुनी थी। डीका का बेटा गुमटू 12 वर्ष का हो गया था। समय बीतता जा रहा था। बेटा स्कूल जाता था, कागज़ पत्तर पढ़ लेता था। सरकारी कागज़ खेत वाले आते थे तो पढ़ लेता था। लेखपाल को दिखाकर समझ लेता था। डीका खुश था कि बेटा होनहार है। एक शाम डीका खेत से लौट रहा था तो अचानक सीने में तेज़ दर्द उठा था। सर्दी का मौसम था, तो वो जल्दी जल्दी घर आकर आग जलाने लगा था। उसने सीने की सिकाई की थी तो उसे आराम मिला था, पर थोड़ी देर में उसे फिर से दर्द होने लगा था। वो लेट गया था तो गुमटू ने आकर पूछा था कि तबीयत कैसी है। डीका ने कहा था, मैं ठीक हो जाऊंगा। तू एक काम कर, मेरे बक्से में एक स्वेटर रखा है, ले आ, उसे मेरे सीने पर रख दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो स्वेटर मेरी जान बचाता है।
गुमटू ने स्वेटर लाकर उसका सीना ढक दिया था। थोड़ी देर में डीका सामान्य हो गया था और बोला था, जय अम्मा मालकिन, आशीर्वाद मिल गया। डीका मुस्कुराने लगा था। गुमटू ने भी फोटो के हाथ जोड़ लिए थे। नमस्कार।